नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आमिर खान आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं नगर टीवी न्यूज़ पर। प्यारे दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं नगर क्षेत्र के एक बहुत ही प्रसिद्ध जो पार्षद हैं, जो काफ़ी लोकप्रिय भी हैं अपने क्षेत्र में, अकरम पवार जी के यहाँ पर। तो अकरम पवार जी के यहाँ पर पहुँचने पर हमने देखा कि कुछ साथीगण उनके साथ मौजूद थे, तो हमने सोचा क्यों ना उनसे चुनावी चर्चा, माहौल चल रहा है तो चुनाव के ऊपर कुछ चर्चा की जाए कि वो आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में क्या सोचते हैं, और हम जानेंगे कि वो लोग किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस विधानसभा चुनाव में आशा। अकरम जी सर नमस्कार। नगर टीवी के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगामी जो चुनाव, इस चुनाव में आप जैसे आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद एक युवा राजनीतिज्ञ हैं, तो आगामी चुनाव में क्या लगता है कि युवा के लिए सबसे मुख्य मुद्दा क्या होगा? युवा के लिए रोजगारी सबसे मुख्य मुद्दा है। सरकार ने निकाली भी की है भी शायद वैकेंसी इसके टीचर की। तो युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, वो सरकार निकाल रही है, कांग्रेस सरकार ने भी निकाली और ज्वाइनिंग भी शायद दी है। लेकिन अगर हम नगर की बात करें, नगर की इस नगर विधानसभा सीट की बात करें, तो यहाँ हमेशा जो चुनाव रहा है तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों पर लड़ता हुआ दिखाई दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार का चुनाव भी हिंदू मुस्लिम होगा या फिर इसके लिए कुछ अलग इस बार रणनीति है? देखो, ये सही बात है आपकी, जातिगत चुनाव रहते हैं। बाकी हमने जहाँ तक देखा है, नगर जो विधानसभा है इसमें जाति का चुनाव नहीं होता, इसमें तो इंसान का चुनाव, इंसानियत का चुनाव होता है। लोग जाति पर नहीं जाते। पिछली बार भी हमारे यहाँ एमएलए साहब वाजिब जी रहे हैं, तो उससे पहले मैडम अनीता जी थी। तो जाति का चुनाव नहीं होता, जाति का चुनाव होता तो एक ही जाति जीतती। वही बार बार बदलते हैं तो जाति का नहीं रही ना फिर। तो लोग उसको चेहरे को देखते हैं और उसके काम को देखते हैं, भाई 5 सालों में क्या डेवलपमेंट किया है उसने। उन्हीं के आधार पर यहाँ जो चुनाव है पहले भी हुए और अब भी डेवलपमेंट के आधार पर ही चुनाव होंगे। बाकी सबको पता है ये इन 5 सालों में कितना डेवलपमेंट हुआ है नगर विधानसभा के अंदर। और युवा भी शायद जाति को छोड़कर मेरे हिसाब से तो चेहरे को महत्व देगा। तो साथ में मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा, क्योंकि आप राजनीति में काफ़ी पकड़ रखते हैं, समझ रखते हैं, कि इस बार नगर विधानसभा में देखा गया है कि बीजेपी की तरफ से टिकट बंटवारे को लेकर काफ़ी ज़्यादा असहमति दिखाई दी। 2 बार विधायिका रही अनीता सिंह जी का टिकट काट दिया गया, और जवाहर सिंह बेड़म जो जिनका नगर क्षेत्र से, मतलब नगर के बाजार से ऐसा कोई खास ताल्लुक देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि इस नाराज़गी का कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? शायद देखो, मुश्किल है। मैडम अच्छी लोकप्रिय थी अपनी नगर विधानसभा में, लेकिन जवाहर जी भी अब मेहनत कर रहे हैं और लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। पहले तो थोड़ा इतना कनेक्टिविटी नहीं थी नगर के लोगों से, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ नगर के लोगों से मिल रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। तो लोग जैसा हम सुन रहे हैं कई जगह बातें भी चल जाती हैं, तो इलेक्शन का माहौल है तो इलेक्शन की बातें चलती हैं, तो जुड़ाव महसूस कर रहे हैं लोग उनसे भी, जवाहर जी से भी। तो हम ये कहीं नहीं कह सकते कि जवाहर जी कमज़ोर है। तो चलिए, आपको हम एक और युवा साथियों से मिलाते हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, वो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम फतेहचंद सैनी। तो फतेहचंद जी, क्या लगता है कि इस बार नगर विधानसभा में बीजेपी अपनी सीट को बचा पाएगी? देखो, बीजेपी के आज जवाहर बेगम जैसे पिछली बार भी कामा से लड़े, एकदम पैरासूट की तरह कामा उतारे और वहाँ से वो डिग्री खा गए। लेकिन आपके यहाँ नगर में हमारे जैसे मुसलमानों की 60,000 वोट और गुर्जर जाति की हैं 50,000। जी जी। तो यहाँ इन दोनों में ही टिकट बढ़ता है, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस। हमारे राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस का ही ज़्यादा वर्चस्व है, बाकी पार्टियों का नहीं है। और वो यानी कि या तो गुर्जर को मिलेगा या मुसलमान को मिलेगा। जैसे पहले पिछली बार 2 बार माहिर आजाद जी रहे, वो हाथी से जीत के कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर विधायक। नहीं, दरअसल मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ सर, आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी जो है इस सीट पर अपना कब्जा कर पाएगी या इस बार भी उसे हार का सामना करना पड़ेगा? अपन इसके बारे में निश्चित नहीं है और इसलिए नहीं कह सकते कि उनसे कमज़ोर मेरे ख्याल में वो क्या नाम है उसका, चौधरी रशीद अहमद जी तो इधर हैं, और नेम सिंह फौजदार जी, जो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और पहले तो बीजेपी का टिकट के हकदार नेम सिंह फौजदार जी, दूसरे नंबर पर अनीता सिंह जी, तीसरे नंबर पर थे। लेकिन पार्टी का क्या रणनीति है, किस लिए कैसे दिया जाता है, तो कुल मिला के आप असहमत है इस टिकट वितरण से?
जी टिकट वितरण के हैं ये तो, परंतु अब जब उतर गए तो पैराशूट की तरह कोई भी उतर जाए तो मेहनत भी कर रहे हैं और फिर लोग साथ भी लग रहे, परंतु नेम सिंह फौजदार जी भी कम नहीं पड़ रहे। और नेम सिंह फौजदार आज जितना नेम सिंह फौजदार आगे बढ़ेंगे उतना ही इनको घाटे मतलब नीचे ले जाएंगे, और उधर खुर्शीद अहमद जी जो आगे बढ़ेंगे तो उतना ही बाजी जी को नीचे ले जाएंगे। ये बीजेपी को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों से लग रहा है कि इन्हें भी कंफर्म नहीं है कि ये इस बार अपनी सीट को बचा पाएंगे। टक्कर में एकदम ऐसे बिल्कुल तीनों के किसी की भी अपन नहीं कह सकते, और मेरे ख्याल में तो कोई कह भी नहीं सकता। आज चाहे मैं जैसे बीजेपी के पास रखता हूँ तो मैं बीजेपी की कहूँगा, कांग्रेस वाले के पास जाओगे तो कांग्रेस वाले अपने कहेंगे, या नेम सिंह वाला आपने कहेगा। मैं एक ऐसी घटना बता रहा हूँ जो मैंने मेरी 25-30 साल राजनीतिक अनुभव में जो मैंने देखी है, वो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि जितना नेम सिंह ऊपर को उठेंगे उतना ही वो नीचे को जाएंगे, एक कांटे की पल्ले की तरह। और अगर आज मेरे ख्याल में बाजीवली भी उनसे कम नहीं पड़ रहा, उनसे ऊपर ही पड़ रहा है। अगर वो उधर खुर्शीद अहमद जी अगर आगे बढ़ेंगे तो वो भी नीचे जाएंगे। चलिए ये ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं। दरअसल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी जो है वो किन मुद्दों को लेकर इस बार नगर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है? आपके क्या क्या मुख्य मुद्दे होंगे जिनसे आप जनता जनार्दन से अपने समर्थन की अपील करें? देखो बीजेपी ने काम तो बाजी जी ने भी खूब की, और बीजेपी के ज़माने में जब इतने बीजेपी ने अभी कोई ऐसा घोषणा नहीं किया कि ये हमारे, और आजकल पार्टियां भी झूठ खूब बोलती। अब भाई हम इतनी सरकारी नौकरी निकालेंगे युवाओं के लिए, युवा लोग भी जो साथ लगते थे ना वो अब वो भूल गए, वो भी झूठ आगे झूठ पे झूठ बोलते हैं नेता। कहाँ तक आदमी की एक बार चल जाती है, 2 बार झूठ चल जाती है, बार बार वो झूठ नहीं चलती। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं। मैं दरअसल ये पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी के मुद्दे क्या होंगे जिन पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखो बीजेपी के पास मैं तो ये क्या एक ही मुद्दा बचा है हिंदुत्व का? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो लोग छोटे हरकत कर रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर सकता। वो छोटी हरकत कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। क्या मैं मुसलमानों को नहीं बैठता हूँ? मैं चाहे क्या नाम है, मैं मेरे पास नहीं बैठते, हम दोनों एक भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन सर इस बात को भी तो नहीं नकार सकते कि बीजेपी की एक मुख्य विचारधारा जो है वो हिंदुत्व को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं उनका हर जगह देखोगे तो आपको ये एक मुख्य मुद्दा नजर आता है। देखो ये छोटी हरकत है, ये अच्छी नहीं लगती। और आज कोई भी बीजेपी का आदमी अगर ये कहे कि ये गऊ के साथ ये हुआ अत्याचार, या वो उसके साथ ये हुआ अत्याचार, या मुसलमान कहें कि हिंदू हमारे साथ अत्याचार करें, कोई किसी के साथ अत्याचार नहीं कर रहे। लड़ाई तो मुँह में तुम में भी हो सकती है, किसी दौर को खेत को लेकर या किसी अन्य चीज़ को लेकर। ऐसी लड़ाइयाँ छोटी छोटी और उन पर अपन वो बड़े स्तर पर करें, सिर्फ ये चुनावों में क्यों याद आती है ये चीज़। लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ कि जो वर्तमान बीजेपी के उम्मीदवार हैं नगर विधानसभा से, है ना, उनके ऊपर आपको याद हो गोपालगंज कांड जब हुआ था, एक बहुत ही बड़ा सांप्रदायिक मुद्दा था, उनमें इनकी भूमिका अहम रही। कहा जाता है कि इन्होंने ज़बरदस्ती प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर गोली चलाने पर मजबूर किया। कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर धब्बा लगा हुआ दिखाई देता है। नहीं सर, उसमें भी देखो जायदा जी भी थी, जायदा जी कामा से विधायक थी, नगर से अनीता जी विधायक थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग अफवाह उड़ाते हैं, एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए युवाओं को भी, और सबको अपना मत का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इधर करें, या अगर आप किसी को कोई भी नहीं जचा आपको तो नोटा बटन है नीचे, नोटा वाला तो है, और नोटा से अगर ज़्यादा नोटा जीतेगा तो कैंसिल हो जाएगा चुनाव, नोटा दबाइए। कहीं ना कहीं तेजन जी से बात करने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि बीजेपी के पास या उनके समर्थकों के पास कोई ऐसा खास मजबूत या कहीं कि कोई गाढ़ा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर वो बात कर सके। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के पास एक जो ले दे के एक बाकी का मुद्दा बचता है, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का ही मुद्दा बचता है। तो लेकिन उससे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, ये बात नहीं, मैं स्वीकार, ये कि हिंदू, आप बताइए, आप मुसलमान में हिंदू, क्या आप में ब्लड अलग है? या आप
आपका कुछ अलग सोच कुछ सबका है एक है। या मेरा कुछ अलग है, ये सेम तो है, आप भाई तो है आपस में। अपना भाईचारा मैं न कर रहा हूँ, हमारे यहाँ का जो भाईचारा मेरे ख्याल में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए, वाजिब जी के 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो भाईचारा था, आपसे भाईचारा जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सही सलामत रहा? नहीं, वाजिब जी ने देखो भाईचारे उन्होंने वो कभी भी पढ़े लिखा आदमी ऐसा नहीं है, मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता। कोई झगड़ालू नहीं, किसी भी प्रकार का वो उन्होंने झगड़ा नहीं किया। ये अलग है कि उनके परिवार के बन के इसमें सारे एक हमारे यहाँ पहले गूदड़ी बनती थी, तो वो गूदड़ी वाले तागे तो कोई निकाल ले भाई ये बुआ का ये ना उसका, मैं उसने झगड़ा कर दी। मैं न कह रहा हूँ उससे पहले वो बुआ के या मामा के या ताऊ जी के कौन लड़के वो कहाँ गए घर। कभी भी जैसे कोई कहता है ये उनके साथ ये हो रहे हैं, उनके घर ये कर रहे हैं या उनके भाई ये कर रहे हैं, क्या वो पहले भाई नहीं थे? वो पहले नहीं थे? और लोग उनके पास वाजिब जी के पास गरीबी थी। जान जब कौन रिश्तेदार आया था, जब उनका भाई वहाँ पोस्ट के लिए चला गया, उनकी हालत की अगर पिछले बैग में जाएँ अपन, उनकी हालत को उनको ही पता है वो कितने परेशान थे। उनकी जैसे मैंने मुझसे ज़्यादा मेरे ख्याल में नगर विधानसभा में जानता भी नहीं होगा वाजिब की घर के परिवार के बारे में। उनके पास खाने को दाने नहीं थे जब कोई नहीं बोला था। आज तो सारे लोग चिपक रहे, क्यों? आज ईश्वर की कृपा से उन्होंने ऊपर वाले की दुआ से इतने धनाढ़ हो गए, और हमारा नगर का नाम भी उन्होंने विदेश में भी रोशन किया है। उन्होंने सीकरी के नाम से कॉलोनी काटी है, उन्होंने नगर के नाम से कॉलोनी काटी है। अन्य मैं तो पढ़ा लिखा कम हूँ, शिक्षित कम हूँ, परंतु जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं उनसे पूछिए, उनके उस पर डालते हैं अब भाई ये बन रही है, ये कॉलोनी, ये वो बन रहा है। बहुत चीज़ उन्होंने बनाई है हमारे यहाँ के नाम। आप उनके काम से खुश हैं, उनके कार्य नहीं, उनके काम से खुश हैं। अनीता जी ने बढ़िया कार्य किया, परंतु भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पाए। जो भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए उस पर रोक लगी, उससे और बेनिफिट मिलता वाजिब जी और अनीता जी को। अनीता जी पे भी भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग पाई और इन पे भी रोक नहीं लग पाई। वो सीधा अगर भ्रष्ट कर्मचारी है ना, वो सीधा ये होता है कि विधायक भी ले रहा है उसमें से। मैं भी आरोप लगाता हूँ और भी लगाते हैं आरोप, ऐसे नहीं है आरोप नहीं, बहुत से मुंह पे कह देते हैं, बहुत से पीछे से कहते हैं। अब विधायक साहब कई लोग तो ऐसे बता दूँ आज भी कि लोग कहते हैं विधायक साहब को भी जाता है इसमें ऐसे, जबकि वो खुद अपने धर्म कर्म से उठा रहा है और वो हर तरह से बात करनी कह रहा है कि मैं मजबूती के साथ मैं कोई भ्रष्टाचार नहीं। लेकिन मैं मेरी नगर पालिका में की बात करता हूँ, उसमें हमारे उसमें ही कहते बताए ठेकेदार से, वही ठेकेदार से लिया जाता है कमीशन। अब वो इसमें विधायक साहब और विधायक साहब देखो आरोप है, आरोपों के बारे में तो सभी के ऊपर लगते हैं। नहीं, परसेंटेज लेने पर वो उनकी सुनी जाए। भाई जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आपके नाम पे कोई 2000 रुपये ले रहा है, 5000 रुपये ले रहा है, तो आपको उस पर एक्शन लेने चाहिए। किसने लिया? इसने लिया, मैं उसका नाम बता रहा हूँ, उसका नाम बता रहा हूँ, फिर भी उस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो दिक्कत है। उसको ये फोन ही वहीं से कर देते हैं, तूने मेरे नाम से 2000 रुपये लिए, क्यों लिए? और क्यों उसकी दोबारा वो लेने की कोशिश नहीं करेगा। भ्रष्टाचार जब जीरो होगा, मैं कह रहा हूँ कि आज पैसे की उसके पास कभी नहीं है, ईश्वर की कृपा से। और जवाहर बेगम जी पहले भी गए, जवाहर बेगम जी भी अब अपन अजमा के देखेंगे, अगर जीतेंगे और नहीं जीतेंगे तो भाई वाजिब तो है ही। तो कहीं ना कहीं वो वाजिब जी के कार्यकाल से भी कहीं ना कहीं सहमत दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इसके अलावा हम और साथियों से भी बात करते हैं, उनके लिए क्या मुद्दे मायने रखते हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम एहसान तो एहसान जी, क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में आप लोगों के लिए वोट करने से पहले मुख्य मुद्दा क्या रहेगा, जिसे देखकर आप वोट करें? कि हमारे लिए मुख्य मुद्दा विकास का रहेगा। विकास जो है, हम उस व्यक्ति को वोट करेंगे जो नगर क्षेत्र का पूरे का विकास करेगा। क्या लगता है कि जो वर्तमान विधायक है उन्होंने कुछ विकास किया है या नहीं? नहीं, उन्होंने बहुत विकास किया है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि उपजिला अस्पताल अब फिलहाल में डीग जिले का सबसे बड़ा अस्पताल नगर क्षेत्र में। नगर के लिए सीवर लाइन के लिए भरतपुर के बाद दूसरा नंबर नगर का आता है। सीवर लाइन 40 करोड़ रुपये उन्होंने मंजूर की। नहीं, लेकिन ये तो विरोधी तो आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ घोषणा है। वो घोषणाएँ नहीं है, टेंडर हो चुका है, इसकी जिला अस्पताल की नींव भरी जा चुकी है, पैसे पास हो चुके हैं, काम शुरू हो चुका है।
आदर्श आचार संहिता की वजह से उनके काम रुके हुए हैं। बाकी पैसे और टेंडर अलाउड हो चुके हैं, तो काम जल्दी शुरू हो जाएगा। विरोधियों का काम है उन पर आरोप लगाना, क्योंकि विरोधियों के पास और कोई मुद्दा नहीं है। विरोधियों के पास उनको नीचा दिखाने के लिए कोई वजह नहीं है। उन्होंने काम ही इतने कर दिए कि विरोधियों के लिए उन्होंने को छोड़ा ही नहीं, जो विरोधी उनके लिए उनके साथ काम करें। तो लेकिन वर्तमान जो चुनाव है, जो अभी आगामी चुनाव है, इस चुनाव में जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप कहीं तो वर्तमान विधायक या कांग्रेस को सपोर्ट करते होंगे, तो क्या लगता है कि इस बार आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे जिनके ऊपर आप अबकी बार काम नहीं कर पाए, अगली बार करना चाहेंगे? हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा युवाओं को रोजगार जी। अभी हमारे विधायक जो दिल्ली बॉम्बे हाईवे जा रहा है उसका एक कट किया है, उससे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया विकसित है बहुत ज़्यादा। हमारे विधायक आते हैं तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करेंगे, उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा नौकरियाँ करने के लिए, अपने घर को छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज युवा परेशान है, 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए उसको गुड़गांव जाना पड़ता है। 5,000 रुपये उनको और खर्च होना पड़ेगा, 5,000 रुपये महीने का खर्च, घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होगा। अब युवाओं को जब बुर्जा सीखने के पास बुर्जा और रोजगार मिलेगा, घर में 15-20 हज़ार रुपये वो सेव आएंगे, फालतू के खर्च नहीं होंगे। तो सबसे मेन मुद्दा हमारा युवाओं को रोजगार दिलाने का है और सभी समाज को एकजुट रहने का है। और जो हमारे साथी पास होते हैं, क्या आप पूछ रहे थे इनसे अभी बीजेपी के पास क्या मुद्दा है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। अच्छा, तो जैसे कि अगर हम बात करें तो नगर विधानसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि नगर विधानसभा की सीट एक ऐसी सीट है जहां पर कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ अपनी जातिगत वोटों से नहीं जीत सकता, उसके साथ या तो दलित वोटर्स का आना जरूरी है या बाजार के वोटों का आना जरूरी है। लेकिन इस बार यदि देखें तो दलित वोटों का झुकाव कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रहता है, तो उसके लिए चौधरी खुर्शीद अहमद है। और इधर हम देखें तो मान सिंह फौजदार भी है, दूसरी तरफ बीजेपी की कैंडिडेट भी है। तो अगर हम देखें समीकरण तो मुस्लिम वोटों के अलावा जो बची हुई जो वोट हैं जो जीतने के लिए जरूरी है, उनको इस बार कांग्रेस किस प्रकार से साथ देगी? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र का युवा है तो आज के टाइम पे इतना शिक्षित है, वो अपने अच्छे बुरे को देखने में समर्थ है। पार्टियाँ, हमारे यहाँ का चुनाव पार्टियों से नहीं होता, हमारे यहाँ का चुनाव होगा विकास के जी। और विकास जो उन्होंने किया है उसको मैं आपको अगर गिनाने के लिए बैठूँ तो आपका शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना मैं कहना नहीं, आप शॉर्ट में बता दीजिए। कोई भी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए और युवा शिक्षित है, युवा अपने विकास के लिए वोट करें। जरूरी नहीं है कि पार्टी के लिए वोट करना जरूरी नहीं है। मैं कांग्रेस से आता हूँ, कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। मैं ये लगा लो कि हमारी पीढ़िया कांग्रेस से के लिए वोट करती हुई विचारधारा से मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। पर फिर भी अगर मैं कहता हूँ कि अगर बाजीवाल जी विकास नहीं करते तो मैं शायद उनको वोट नहीं करता, पर उन्होंने विकास इतना किया है कि मैं उनको वोट करूँगा। अगर वो पार्टी से नहीं, कांग्रेस पार्टी से भी नहीं होते तब भी मैं उनके लिए वोट करूँगा। तो युवा हमारा शिक्षित है, पार्टी नहीं देखेगा, विकास देखेगा। अगर युवा को आगे बढ़ना है तो उसको विकास देखना पड़ेगा, और विकास के लिए वोट करेंगे तो हमारा जो नगर है पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे ऑल इंडिया में जाना जाएगा विकास के लिए। अभी भी हमारे नगर में राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं। 200 विधानसभा सीटों में नगर के बराबर कहीं भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुए। 4-4 कॉलेज आए, सबसे ज़्यादा 200 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा स्कूल क्रमोन्नत नगर विधानसभा में हुए स्कूल क्रमोन्नत। लेकिन स्कूल क्रमोन्नत होने के साथ साथ उनमें पूरी फैकल्टी अवेलेबल होनी है, पूरी फैकल्टी अवेलेबल, फैकल्टी की कमी पूरी करनी चाहिए सरकार। अब इसीलिए तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि वो जो उन्होंने काम शुरू किया है, स्कूलों को आगे बढ़ाया, क्रमोन्नत किया है, तो उनको दोबारा मौका दिया जाए कि फैकल्टी भी दे और जो भविष्य है हमारा बचपन है, बच्चे हैं गाँव में, उनके लिए अच्छी शिक्षा मिल पाए। आप कुछ कह रहे थे? देखो, स्कूल तो ये चक्कर क्या है, स्कूल कोई सी भी हो उसमें अध्यापक नहीं है जी, उनमें पानी पीने को नहीं है बच्चों को, उनमें टॉयलेट नहीं है। किसी आजकल आप उन एक तरफ तो कहते हैं स्वच्छ भारत या ऐसे कई योजनाएं चला रखी हैं सरकार, लेकिन उनमें जो सफाई नहीं है या उनमें टॉयलेट नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, मैं कहता हूँ 99% स्कूलों में ना तो टॉयलेट है, ना उसमें अन्य सुविधाएं पानी पीने की। या जी, मैं यहाँ आपको बताऊँ, आपके इस बयान से लग रहा है कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं।
आपने अभी स्वच्छ भारत अभियान का नाम लिया, ये स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी की बीजेपी सरकार के द्वारा चलाया नहीं, हमारे राज्य सरकार का भी तो उसमें ही हस्तक्षेप रहता है, राज्य सरकार करती है। अभी केंद्र सरकार ने ही गरीबों के लिए मकान, तो वो भी केंद्र सरकार की योजना, लेकिन राज्य सरकार का उसमें रहता है। मकानों मकान गरीबों के लिए मकानों की जो योजना है वो बहुत पहले से चली है ना, लेकिन बस इसका नामकरण नया नाम कर दिया है, लेकिन ये वही इंदिरा आवास योजना है, वो राजीव गांधी आवास योजना जो पहले से चली आ रही है तो केंद्र केंद्र की है, तो राज्य सरकार का हस्तक्षेप रहता है। मैं मेरे साथी का एक जवाब देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की जो योजना थी, पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से इसको जाना जाता था, तो फिलहाल अब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से कर दिया। आप ऐसी फाइलें दिखा दो, आप अपने वार्ड में एक व्यक्ति का घर ऐसा दिखा दो जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिला हो। अभी तक मेरे वार्ड से 4 फाइलें लगी हुई हैं, अभी तक एक पैसा नहीं आया केंद्र सरकार से उनके लिए। वो गरीब हैं, उनके घर 9-9 फुट गड्ढे में गए हुए हैं, और मैंने 6 महीने हो गए उनको फोरमों को भरे, प्रधानमंत्री आवास योजना होगा, पर अभी तक एक पैसा केंद्र सरकार ने उनके खाते में नहीं। देखो, एक पहिया से गाड़ी नहीं चलती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों दोषी होती हैं। केंद्र सरकार, हो सकता है केंद्र सरकार नहीं भेज रही हो, या राज्य सरकार नहीं भेज रही हो, या हमारी नगर पालिका का कर्मचारी, उनका भी खोट होता है। अभी मैं कह रहा हूँ, कम से कम ना तो 15 ईओ बदल गए कुछ महीने में ही। नगर पालिका में 15 ईओ बदलना, कभी आज भी नायब तहसीलदार जी पे चार्ज है, कभी जेईएन को चार्ज, कभी किसी को चार्ज, कभी तहसीलदार को चार्ज, कभी कोई बैठा देते। एक ईओ, अगर आजकल क्या है, कमीशन खोरी तो है ही देश में, और कमीशन खोरी के चक्कर में उसको ईओ को नहीं डटने देते। कोई ईमानदार ईओ आ जाता है नगर पालिका में, उसमें कमीशन खोरी अगर वो नहीं डटने देते, उसको 15 दिनों में यहाँ से लगा देते। एक एप्लीकेशन लगती है आजकल, कोई मंत्री बढ़िया से अपना जानकार हो उसके पास लगा दो, उसको ट्रांसफर कर दो। तो फतेह चंद जी ये कह रहे सीधे कि जो ईओ बदलने का कारण वो ये है कि यहाँ के लोग एमएलए को, वो ईओ जो है वो एमएलए को कमीशन नहीं देते, इसलिए नहीं एमएलए को नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, या तो एमएलए पे दबाव बनाते हैं कुछ लोग, या मैंने अभी कहा ना, एमएलए साहब को बदनाम किया जाता है। एमएलए साहब से मेरी व्यक्तिगत भी बात हुई, उन्होंने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं, 1% नहीं लेता हूँ, और वो अपने धर्म कर्म से कैसे भी मेरे विश्वास कर लीजिए। अब वो नहीं लेता, पर उनके नाम से भी बदनाम किया उनको, और लेकिन मेरे पे भी बहुत आरोप लगाए लोगों ने। आरोप लगाने से नहीं लगते, आरोप तो जब लगे, जब मैं कुछ कहीं से दागी हो जाऊंगा तभी आरोप लगेगा, नहीं लग पाएगा आरोप किसी। अच्छा फतेह चंद जी, ये तो हमारी क्षेत्रीय स्तर की बातें हो गई। मैं आपसे थोड़ा सा आपकी पार्टी के बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ। अभी तक आपकी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा कोई घोषित नहीं किया, क्या वजह है? वहाँ एक आपस में हो सकता है कुछ, अभी जैसे वसुंधरा जी है वो भी कम नहीं पड़ रही, राजेंद्र राठौड़ जी भी कम नहीं पड़ रहे, और एक नया और आया बालक नाथ जी भी अपनी दावेदारी ठोक रहे में मुख्यमंत्री का चेहरा। तो जो बालक नाथ जी अगर बाहर से आए, यहीं पे बहुत हैं हमारे पास मुख्यमंत्री। राजेंद्र राठौड़ पूरी जिंदगी उसकी मेहनत करी है, उसकी ऐसे कई हैं, और भी कई जैसे गुलाब चंद कटारिया जी, वो तो कह रहे अब राज्यपाल बना दो। नहीं, ये मुख्यमंत्री लायक कई चेहरे जो बुजुर्ग। ये बताओ कि जो हमारी भूतपूर्व विधायिका रही रीता जी, तो आपको क्या लगता है कि उनकी पटकने की वजह सिर्फ ये है कि वसुंधरा के करीब है, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा? जी, वसुंधरा के करीबी थे, इसलिए पार्टी ने नहीं दे पाई। एक मेरे ख्याल में भरतपुर का दिया है, वो पप्पू जी बंडा और क्या नाम, विजय बंसल। तो विजय बंसल ये नाम, तो वो पप्पू बंडा वैसे कहते हैं, तो उनको दिया है। वो भी अभी उनसे मिले, वसुंधरा जी स्वयं आई, और वो धौलपुर से भरतपुर होते हुए निकल के गई जैसे, तब उनको मिला है। उससे पहले नगर की घोषणा हो ही चुकी थी, लेकिन हो सकता है ये कि वो भी था, कुछ इनका विरोध उनकी प्रकृति ने भी किया था, गुजर जाति ने, अनीता जी का, और हो सकता है उसकी भी वजह रही हो। नहीं तो अनीता जी भी ऐसा नहीं है, उन्होंने सबको अपने एक सम्मान नहीं दिया हो, सम्मान देती थी। अनीता एक बोल्ड औरत, ऐसी नहीं है, LLB कर रखी है और शिक्षित। तो ये सारे लोग जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा अशिक्षित तो हम मिलाऊ थे, आज शिक्षित है सारे, और शिक्षित ही चुनाव लड़ रहे हैं जो लड़ रहे हैं।
ऐसी बात नहीं है, शिक्षित नहीं हूँ, शिक्षित ही लड़ रहा हूँ। चलिए, तो कहीं ना कहीं तो ये बहुत ही सेफ जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा खुल के कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया है कि जिससे कहा जा सके कि हमारी नगर विधानसभा की सीट पर बीजेपी के पास कोई ठोस मुद्दा हो। कहीं ना कहीं वो खुद भी उनकी बातों से लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कार्यशैली से या वाजिब जी की कार्यशैली से काफ़ी प्रभावित है। तो आज के इंटरव्यू में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।